नमस्कार। स्कूल के वो दिन याद हैं जब गणित की क्लास में कोई मुश्किल सवाल सामने आता था और दिमाग एकदम सुन्न हो जाता था। लगता था जैसे किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हो और उसे हल करना तो दूर, समझना भी नामुमकिन है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि सीखने का एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को एक वीडियो गेम जैसा बना दे, जहां हर स्टेप पार करने पर एक छोटी सी जीत महसूस हो। आज हम शिवा नारायण के एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र पर गहराई से बात करेंगे। इसका शीर्षक है ब्लॉक सॉल्वर, ज्ञान हस्तांतरण का तीसरा आयाम। ये टैक्सला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुआ है। हमारी आज की बातचीत का मकसद है इस नए आइडिया को समझना जिसे लर्नोग्राफी कहा गया है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉक सॉल्वर नाम का तरीका सीखने की प्रक्रिया को एक सिरदर्द से बदलकर एक मजेदार और असरदार अनुभव कैसे बना सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत में ही यह पेपर पारंपरिक तरीके से पढ़ाने और लर्नोग्राफी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। पारंपरिक पढ़ाने को यह मौखिक निर्देश कहता है, मतलब बस बोलकर समझाना, जबकि लर्नोग्राफी का फोकस ज्ञान को एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचाने पर है। सुनने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें असल में फर्क क्या है? यहीं पर सारा खेल है। स्रोत कहता है कि सीखना असल में ज्ञान को एक जगह से, मान लीजिए किताब से, दूसरी जगह यानी स्टूडेंट के दिमाग तक पहुंचाने का एक प्रोसेस है। इस नजरिए से देखें तो पढ़ाना, या जिसे हम टीचिंग कहते हैं, वो ज्ञान पहुंचाने का कोई सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ एक प्रेरक प्रदर्शन है। मतलब एक टीचर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि ऑडियंस यानी स्टूडेंट्स उसे देखकर सीख जाएंगे। एक मिनट, प्रेरक प्रदर्शन, ये तो टीचर्स के बारे में थोड़ी कठोर बात लगती है। मतलब क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का इशारा टीचर्स की तरफ नहीं बल्कि उस सिस्टम की तरफ है जिसमें वो काम करते हैं। सोचिए, एक बेहतरीन एक्टर को एक खराब स्क्रिप्ट दे दी जाए तो वो भी क्या कर लेगा? पेपर का तर्क है कि मौजूदा सिस्टम में ही कमी है, और इसी वजह से शिक्षकों पर इतना ज्यादा तनाव और काम का बोझ है। उन्हें हर एक स्टूडेंट को प्रेरित भी करना है, ज्ञान भी देना है और नतीजे भी लाने हैं, वो भी एक ऐसे सिस्टम में जो ज्ञान पहुंचाने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा, तो समस्या एक्टर में नहीं, स्क्रिप्ट में है, और इसी खराब स्क्रिप्ट के हल के तौर पर ब्लॉक सॉल्वर को पेश किया गया है। तो ये नई स्क्रिप्ट यानी ब्लॉक सॉल्वर आखिर काम कैसे करती है? ब्लॉक सॉल्वर को ब्रेन पेज थ्योरी में ज्ञान पहुंचाने का तीसरा आयाम कहा गया है। ये कोई बहुत जटिल आइडिया नहीं है, बल्कि गणित की किताबों में जो सॉल्व्ड उदाहरण होते हैं, ये वहीं से निकला है। इसका मूल सिद्धांत है, किसी भी हल किए हुए उदाहरण को छोटे छोटे आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ दो। इन हिस्सों को स्रोत में ट्रांसफरिंग ब्लॉक्स कहा गया है। मतलब जैसे किसी बड़ी और मुश्किल रेसिपी को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांट दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे B1, B2, B3। हाँ, पहले प्याज काटो, फिर तेल गरम करो। बिल्कुल वैसे। बिल्कुल सही। और ज्ञान को इस तरह छोटे ब्लॉक्स में तोड़ने की प्रक्रिया को डिफरेंशियल लर्नोग्राफी कहा गया है। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। जब दिमाग एक बड़ा डरावना सवाल को देखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन जब उसे बस एक छोटा सा ब्लॉक B1 प्रोसेस करना होता है तो वो आसानी से कर लेता है। और एक एक करके इन ब्लॉक्स को प्रोसेस करने से दिमाग के अंदर ही उस पूरे समाधान का एक नक्शा या मॉडल बन जाता है। स्रोत इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देता है, ब्रेन पेज। ब्रेन पेज मतलब आपके दिमाग के अंदर ही एक अदृश्य पन्ना तैयार हो जाता है जिस पर पूरा सॉल्यूशन छप चुका है। और जब आप सवाल हल करने बैठते हैं तो आप असल में किताब से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के उस पन्ने से नकल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका जादुई असर है। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। कहीं ये सिर्फ जटिल चीजों को रटने का एक फैंसी नाम तो नहीं। स्रोत बताता है कि इसके पीछे गहरा विज्ञान है, और यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मिरर न्यूरॉन्स और एक अजीब सा नाम सबस्टेंशिया नाइग्रा का जिक्र है। हाँ, इसका न्यूरोकॉग्निटिव आधार ही इसे रटने से अलग बनाता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप दिमाग का CEO समझ सकती हैं, जो सारी प्लानिंग, फैसले लेना और ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। जब एक मुश्किल सवाल सामने आता है तो CEO कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से शुरू करूं। ब्लॉक सॉल्वर उस CEO को एक साफ सुथरी टू डू लिस्ट दे देता है। पहले B1 करो, फिर B2, फिर B3।
इससे सीईओ का तनाव कम हो जाता है और वो काम पर फोकस कर पाता है। ठीक है, तो ये दिमाग के सीईओ को एक क्लियर एक्शन प्लान देने जैसा है। हाँ। इससे घबराहट कम होती है। और ये मिरर न्यूरॉन्स क्या भला है? मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के नकलची बंदर हैं। जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, चाहे वो कोई डांसर हो या कोई क्रिकेटर, आपके मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। वो आपके दिमाग में उस एक्शन की नकल करते हैं, भले आपका शरीर हिल भी ना रहा हो। जब कोई छात्र किसी हल किए गए उदाहरण के स्टेप्स को देखता है, तो उसके मिरर न्यूरॉन्स असल में उस एक्सपर्ट की क्रियाओं का मानसिक रूप से अनुकरण करते हैं। ये दिमागी रिहर्सल एक बहुत मजबूत दिमागी मॉडल बनाती है, जो सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। मतलब आप सवाल को हल होते हुए देखकर ही दिमागी तौर पर उसे हल करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कमाल है। और अब वो सबसे अनोखा नाम, सब्सटैंशियल नाइग्रा, इसका क्या रोल है? ये शायद इस पूरी थ्योरी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। सब्सटैंशियल नाइग्रा को आप दिमाग का शाबाश सेंटर समझ सकते हैं। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो इनाम और खुशी की भावना से जुड़ा है। जब भी आप कोई छोटा सा स्टेप सही करते हैं, ये हिस्सा डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो आपको अपना पसंदीदा गाना सुनकर या चॉकलेट खाकर अच्छा महसूस कराता है। ओह, तो हर ब्लॉक को समझना एक छोटी सी जीत है और हर जीत पर दिमाग खुद को डोपामिन का एक छोटा सा इनाम देता है। बिल्कुल। ब्लॉक सॉल्वर इसी शाबाश बटन को बार बार दबाता है, जिससे मुश्किल गणित भी मजेदार लगने लगता है। और यही वो चीज़ है जो एक पेन क्लासरूम यानी दर्द भरे क्लासरूम को एक हैप्पीनेस क्लासरूम में बदल देती है। इसका मतलब ये है कि हम सीखने को एक मुश्किल पहाड़ चढ़ने जैसा काम समझते आए हैं, जबकि दिमाग असल में छोटी छोटे इनाम मिलने पर सबसे अच्छा सीखता है। ये पूरी मेहनत ही सफलता की कुंजी है वाली सोच पर ही सवाल खड़ा करता है। क्या हो अगर सफलता की कुंजी मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से मिलने वाली खुशी हो? वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हैप्पीनेस क्लासरूम का जिक्र इस पेपर में बार बार आता है। लगता है ये इसका मुख्य लक्ष्य है। सही कहा। जब सीखना फायदेमंद और मजेदार महसूस होता है तो छात्र खुद से प्रेरित होते हैं। फिर शिक्षकों को हर एक बच्चे के पीछे डंडा लेकर नहीं भागना पड़ता। सिस्टम खुद ही प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और क्लास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा का इस्तेमाल किया गया है, एस्केलेटर इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? सोचिए, आपको एक मॉल में चौथी मंजिल पर जाना है। आप सीढ़ियां भी ले सकते हैं या एस्केलेटर भी। सीढ़ियां चढ़ने में मेहनत लगेगी, आप थक जाएंगे और शायद चौथी मंजिल पर पहुंचकर घूमने का मन भी ना करे। वहीं एस्केलेटर आपको बिना किसी मेहनत के आराम से ऊपर ले जाता है। ब्लॉक सॉल्वर सीखने वालों के लिए यही एस्केलेटर है। यह एक जटिल समस्या को हल करने के लिए एक बना बनाया स्टेप बाय स्टेप रास्ता देता है, जिससे दिमागी बोझ या कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं होता। आप मुश्किल सवाल के जवाब तक पहुंच भी जाते हैं और थकते भी नहीं। और आपके पास आगे की चीजें सीखने की दिमागी ऊर्जा बची रहती है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसे असल में क्लासरूम में कैसे लागू किया जाता है? स्रोत में इसकी एक खास प्रक्रिया का जिक्र है जिसे साइकोलॉजिक प्रोसेसिंग कहा गया है। ये सुनने में तो किसी रॉकेट साइंस जैसा लग रहा है। नाम भले ही जटिल लगे, प्रक्रिया बहुत सीधी है। कल्पना कीजिए, एक 10वीं क्लास की स्टूडेंट है रिया, जो ट्रिग्नोमेट्री से नफरत करती है। उसे एक मुश्किल सवाल दिया जाता है जिसे पहले से ही 5 ब्लॉक्स में तोड़ा गया है। ठीक है, तो रिया के सामने एक हल किया हुआ सवाल है जो 5 हिस्सों में बटा है। अब वो क्या करेगी? प्रक्रिया के अनुसार रिया सबसे पहले उन ब्लॉक्स को 3 बार ध्यान से पढ़ेगी। सिर्फ देखेगी नहीं, बल्कि हर स्टेप को समझने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करेगी और उन 5 ब्लॉक्स को मन ही मन 2 बार दोहराने की कोशिश करेगी। यह दोहराव उसके दिमाग में उस ब्रेन पेज को और मजबूत कर देता है, जैसे किसी कच्ची सड़क पर बार बार गाड़ी चलाने से वो पक्की हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय दिमागी कसरत है। 3 बार पढ़ना, 2 बार याद करना। इसके बाद क्या होता है? इस अभ्यास के बाद रिया एक खाली कागज लेगी और अपने दिमागी पन्ने यानी ब्रेन पेज से उन ब्लॉक्स को याद करके पूरा समाधान लिखेगी। लिखने की यह क्रिया उसके मोटर सिस्टम को भी शामिल करती है, जिससे ज्ञान और भी मजबूती से दिमाग में बैठ जाता है। स्रोत का दावा है कि इस प्रक्रिया के बाद प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार होता है और छात्र खुद 80% तक समस्याओं को हल करने लायक बन जाते हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा दावा है।
इसका मतलब है कि शिक्षक का काम जो पहले 80% सवालों को हल करवाना था, वो अब सिर्फ 20% रह जाता है, जहां छात्र सच में अटकते हैं। बिल्कुल। और इससे फोकस टीचर के प्रदर्शन से हटकर छात्र की काबिलियत पर आ जाता है। छात्र सिर्फ सीख नहीं रहे होते, वे लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता विकसित कर रहे होते हैं, जिसे स्रोत में लक्ष्य उन्मुख कार्य संचालन या गोटू कहा गया है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, दिमाग के शाबाश सेंटर को एक्टिवेट करके और एक दिमागी रोड मैप बनाकर। लेकिन क्या इसके नतीजे वाकई उतने असरदार हैं जितना ये दावा करता है? स्रोत में दिए गए अध्ययन के परिणाम क्या कहते हैं? अध्ययन के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि ये तरीका सीखने को एक ढांचा देता है और याददाश्त को मजबूत करता है। दिमाग को बेतरतीब जानकारी के बजाय एक साफ सुथरी फाइल मिलती है, जिसे सहेजना और याद करना आसान होता है। और इसका क्लासरूम के माहौल पर क्या असर होता है, जिसके बारे में हम हैप्पीनेस क्लासरूम की बात कर रहे थे? वही दूसरा बड़ा नतीजा है। यह एक हैप्पीनेस क्लासरूम बनाता है और शिक्षकों का तनाव कम करता है। जब छात्र खुद सीखने लगते हैं तो शिक्षक की भूमिका एक लेक्चरर से बदलकर एक गाइड या मेंटर की हो जाती है। वो उन 20% मुश्किल जगहों पर मदद करते हैं जहां सच में उनकी जरूरत है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, क्या इससे छात्र सिर्फ नकल करना नहीं सीख जाएंगे? क्या उनकी अपनी सोचने की और रचनात्मकता की क्षमता कम नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। स्रोत का तर्क है कि ये विधि नींव बनाने के लिए है। एक बार जब छात्र के पास बुनियादी समस्याओं को हल करने का आत्मविश्वास और एक मजबूत ब्रेन पेज होता है, तो वो उस ज्ञान का इस्तेमाल नई और ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। आप रचनात्मकता की उम्मीद उस इंसान से नहीं कर सकते जिसे बुनियादी बातें ही नहीं पता हों। ये पहले आपको वर्णमाला सिखाता है ताकि बाद में आप कविता लिख सकें। सही बात है, रचनात्मकता के लिए भी एक आधार की जरूरत होती है। और क्या नतीजा सामने आया? जल्दी सीख लिया, वो अपने दोस्त की मदद करने लगा। इससे सीखने का एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। और सबसे जरूरी बात, ये तरीका स्केलेबल है। इसे सिर्फ गणित के लिए नहीं, बल्कि भौतिकी के समीकरणों, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या व्याकरण के नियमों जैसे किसी भी विषय में लागू किया जा सकता है, जहां भी एक प्रक्रिया या नियम आधारित ज्ञान शामिल हो। ये तो शिक्षा के बारे में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये पढ़ाने से हटकर ज्ञान पहुंचाने का एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है। स्रोत के आखिर में जो अपील की गई है वो काफी बड़ी है। ये पूरी शिक्षा प्रणाली को सिर्फ सुधारने की नहीं, बल्कि उसे जड़ से अपग्रेड करने की बात करता है। तो आज हमने ब्लॉक सॉल्वर, डिफरेंशियल लर्नोग्राफी और हैप्पीनेस क्लासरूम जैसे विचारों को समझा। इसका निचोड़ ये है कि सीखना एक संघर्ष या सजा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़कर और दिमाग के काम करने के कुदरती तरीके के साथ तालमेल बिठाकर इसे एक आकर्षक और फायदेमंद प्रक्रिया बनाया जा सकता है। और स्रोत इसे सिर्फ एक पढ़ाने की तकनीक नहीं मानता, बल्कि एक न्यूरोकॉग्निटिव टेक्नोलॉजी कहता है। ये एक ऐसा औजार है जिसे दिमाग के हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद सीखने वालों को सिर्फ जानकारी रटाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धि का खुद निर्माण करने के लिए सशक्त बनाना है, बना सकता है, जिससे उनके ग्रेड सुधरते हैं। तो ये हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणालियों के बारे में क्या कहता है? क्या एक छात्र का फेल होना असल में उस छात्र का नहीं, बल्कि उसे सिखाने वाले सिस्टम का फेलियर?